इंडिया टीवी पर। तो तेलंगाना की बात करते हैं हम। आपने सब लोगों ने हैदराबाद के बारे में या तो आप गए होंगे या आपने जानकारी आपको जरूर होगी। चार मीनार को हर कोई जानता है, खासकर वो हैदराबादी बोली, उसको कौन भूल सकता है। इतनी मजेदार तरीके से इतनी प्यारी बोली जो वहां के लोगों की है। हैदराबाद जिसका गढ़ है वो है तेलंगाना। और इस पॉलिटिकल कैपिटल में आपको याद होगा 2020 में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था और बीजेपी ने उस चुनाव को केसीआर वर्सेस बीजेपी बना डाला था। कौन सोच सकता था कि तेलंगाना जैसे राज्य में, हैदराबाद जैसे शहर में बीजेपी का कोई ग्राउंड बनेगा। लेकिन बीजेपी ने वो चुनाव बड़ा अच्छा लड़ा, दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन 2023 में क्या बीजेपी उसी तरीके से लड़ती हुई दिखाई दे रही है? बीजेपी सरकार बनाने की रेस में है भी या नहीं, या बीजेपी लड़ाई ही नंबर 2 और नंबर 3 की कर रही है? इस पर हम बात करेंगे कि तेलंगाना से कौन सी बड़ी तस्वीर निकलती है। और आपके सामने अब मैं तेलंगाना के पहले नंबर जो हैं वो रखने जा रहा हूं और तेलंगाना का ओपिनियन पोल हम शुरू करेंगे इसी ग्रेटर हैदराबाद के रीजन से। हैदराबाद और उसके आसपास का इलाका जिसमें 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों का सर्वे क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर नतीजा रख रहे हैं हम अब। इन 28 सीटों में बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी 13 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। ये 4 सीटों का नुकसान है 2018 की तुलना में। बीजेपी 3 सीटें जीत रही है, इसे 2 सीटों का फायदा हो रहा है, यानी ये 1 से बढ़कर 3 पर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं ग्रेटर हैदराबाद में, 2 सीटों का फायदा है। मतलब पहले कांग्रेस की 3 सीटें थी, अब वो 5 पर आ रही है। और एआईएमआईएम इस पूरे इलाके में 7 सीटें जीत सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिनका इसी ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में काफी दमखम दिखता है, बहुत दखल है उनका एक आधार है और वो 7 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन ये उतनी हैं जितनी पिछली बार थी। तो इस रीजन में ओवैसी साहब कोई बड़ा, उस पिछली बार से बड़ा स्कोर नहीं करने जा रहे, लेकिन कोई नुकसान भी उनको नहीं हो रहा है। तो मैंने आपके सामने ग्रेटर हैदराबाद के नतीजे रखे। 28 सीटें हैं ग्रेटर हैदराबाद में। हैदराबाद रीजन, हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चेवल्ला, ये डिस्ट्रिक्ट्स और ये लोकसभा सीटें वो आती हैं। तो हैदराबाद की 28 सीटों में बीआरएस नंबर 1 थोड़े नुकसान के साथ, एआईएमआईएम नंबर 2 पार्टी है, कांग्रेस नंबर 3 पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी नंबर 4 की पार्टी है। हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले यही सवाल, केसीआर नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं इस रीजन में, क्या ये ट्रेंड आगे रीजन्स में दिखाई देगा या कोई चैलेंजर बनकर उभरता हुआ दिखाई देगा बीजेपी या कांग्रेस में से कोई? ये हम जैसे जैसे ओपिनियन पोल आगे बढ़ाएंगे आपको पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से यह चुनाव कैसा रहा? क्या बीजेपी ने यह चुनाव उतने ही दमखम के साथ लड़ा? एक वक्त लगता था कि केसीआर को कोई चुनौती देने वाला अगर दो इलेक्शन के बाद कोई पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अब इसी साल में आप देखिए तो लगता है कहीं ना कहीं वो नैरेटिव का स्पेस छीन लिया कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से। क्या आपको इस पहले दौर के नतीजों में ओपिनियन पोल के वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है? शुरुआत में हर्षवर्धन जी से करना चाहता हूं। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि तेलंगाना, अगर हम कहें कि चाहे चर्चा चाहे जो हो रही हो, लेकिन अभी भी के चंद्रशेखर राव की पकड़ के सामने लोग यहां चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई मुफ्त की राजनीति शुरू कर दी। कोई कहता है कि भाई अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान बहुत लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एक एक मतदाता वर्ग के लिए जिसको हम कहते हैं पॉपुलिस्ट पॉलिसी को वोट में कन्वर्ट करना, वो बड़े अच्छे से के चंद्रशेखर राव ने किया। दूसरा एक बड़ा काम किया, भारतीय जनता पार्टी एआईएमआईएम के साथ होने की वजह से उन पर बहुत हमलावर रहती थी, उसका नुकसान भी उन्होंने झेला। जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, एक उपचुनाव में ऐसा हुआ, उसके बाद के चंद्रशेखर राव ने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया है। अभी वो लगातार देश के दूसरे हिस्सों में भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी सरकार कैसे उसी तरह से काम कर रही है और ये एजेंडा उनके खिलाफ नहीं चल सकता कि वो हिंदू विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसके बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। एक संजय बांदी जो आक्रामक अध्यक्ष थे, उनको हटाकर जब जी किशन रेड्डी को बनाया। जी किशन रेड्डी भी बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, सब ठीक है, लेकिन जी किशन रेड्डी की वो वाली छवि नहीं। जो केसीआर की पार्टी से आए हुए लोग थे वो शायद बांदी के साथ असहज थे। लेकिन कुल मिलाकर आज की जो स्थिति है, जो इस आपके सर्वे में पहले रीजन से रिफ्लेक्ट करती है, मुझे लगता है कि शायद जब अंत में परिणाम आएंगे तो भी लगभग उसी तरफ स्थिति होगी। केसीआर आज भी सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 के लिए लड़ रहे हैं। और अगर अभी इस पहले रीजन में देखें तो केसीआर लीड के साथ दिखाई देते हैं,
कांग्रेस पार्टी हमें दिखाई देती है नंबर 2 पर। मैं एआईएम की बात अभी एक लम्हे के लिए इसलिए यहां पे छोड़ दे रहा हूं क्योंकि एआईएमआईएम का हम सब जानते हैं कि यही गढ़ है, और इसके अलावा बाकी तेलंगाना के अंदर शायद आपको ऐसे नंबर्स नहीं दिखाई देंगे ओवैसी साहब की पार्टी के लिए। मैं आपके सामने नंबर रख रहा हूं थोड़ी देर के अंदर। तो आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्पेस कांग्रेस को दी या कांग्रेस ने ली? नहीं, निश्चित तौर पर इसको हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पेस दे दी। मैं आपको घटनाक्रम याद दिलाता हूं, जिस तरह से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर और ढेर सारे केंद्रीय मंत्री टूट पड़े थे। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने वहां से भाग्यनगर, भाग्य लक्ष्मी देवी का मंदिर, और उसके बाद आप देखिए न तो राज्य में और न तो नेशनल लेवल पर हैदराबाद तेलंगाना उसको लेकर कोई ऐसी रणनीति दिखाई दी। दूसरी जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस रणनीति में सफल होती दिखी, तो उसको लगा कि जो केसीआर के साथी आएंगे वो हमें ताकत देंगे, लेकिन वो वाली ताकत उनको मिली नहीं। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से पार्टी की स्ट्रेटेजी में वहां भ्रम बड़ा पैदा हुआ है। अब वो क्यों पैदा हुआ, उसके बाद शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा, सीधे सीधे कहना पड़ा कि नहीं केसीआर तो हमारे साथ आने के लिए थे। वो वही दिखा रहा था कि भाजपा तो चुनाव में पिछड़ चुकी है, अब उसको कैचअप करना है कांग्रेस की बराबरी में आने के लिए या उसके आगे पीछे। प्रधानमंत्री ने जो बोला बड़ा एनिमेटेड था वो उनका बयान कि ये तो मुझसे केसीआर हमारे साथ करार वो समझौता करना चाहते थे, एनडीए में आना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं लेते हैं। उस वक्त लगा कि बीजेपी इस फाइट में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इलेक्शन के बड़ा नजदीक था। भावेश, जब भी अब हम तेलंगाना की बात करें, 2014 में राज्य बना और पहला चुनाव हुआ, उससे पहले केसीआर उसके लिए एजिटेशन कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे अलग राज्य के लिए। इस राज्य के लिए एक फादर फिगर की तरह है केसीआर। आज 2 चुनाव जीत जाने के बाद जब वो तीसरे चुनाव में जा रहे हैं, क्या अंतर आया है केसीआर की छवि में इन पिछले 10 वर्षों के अंदर? देखिए, वहाँ आप जो बीआरएस की पॉलिटिक्स देखें, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, वहाँ पे एक फ्रीवीज पॉलिटिक्स को एक पूरे इंडिया में यदि कहें कि सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट यदि केसीआर जो हुआ तो फ्री वाली पॉलिटिक्स, फ्रीवीज, यस। जैसे कि आप दलित बंधु प्रोग्राम, इसमें 10 लाख रुपीस देने की बात है। हालांकि वो उस प्रोग्राम को लेकर कई सारे डिस्कशन हो रहे कि वो फेल प्रोग्राम है, बहुत सारे उसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रही। खैर, जो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूरी हुआ है। पर पर्टिकुलरली आप इस रीजन की बात करें, हैदराबाद रीजन की बात करें, हैदराबाद रीजन में एक 8 सीट है जो एमआईएम जीतती, 8 सीट पे लड़ती है और 7 जीतती है उसमें उनका। इससे ज़्यादा कहीं तेलंगाना में कहीं चुनाव लड़ती भी नहीं है एमआईएम, सिर्फ 8 सीटों पे चुनाव लड़ती है। बाकी चीज़ों पे देखिए, बीजेपी एक अच्छा फाइट 2018 में भी दी थी, इस बार भी कोशिश थी कि बीजेपी अच्छा करेगी। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है तो उसमें बीजेपी अच्छा की थी, उसके बाद लगातार बीजेपी वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अटैक करी थी केसीआर को, और वो एक कहीं ना कहीं दिख रहा था बीजेपी अच्छी कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे कर्नाटका के चुनाव के बाद जैसे बीजेपी का डाउनफॉल हुआ और कांग्रेस वहां पे कांग्रेस वहां 2 फ्रंट पे एक्चुअली चुनाव लड़ी। एक तो कांग्रेस को जो केसीआर का 48% वोट है, 47% वोट है जो उनको 2018 में मिली थी, उनको उसको कम करना है। और दूसरा उनको ये भी देखना था कि बीजेपी ना बढ़े, बीजेपी लगातार वहां बढ़ती जा रही थी। फिलहाल कांग्रेस ने वहां पे ये किया है कि चूंकि देखिए कर्नाटका तेलंगाना का आप यदि सोशल बैकग्राउंड देखेंगे, पूरे तेलंगाना में 13% मुस्लिम वोट है, लेकिन आप अर्बन तेलंगाना को देखेंगे तो वहां पे 25% मुस्लिम वोट है। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि केसीआर एनडीए में आना चाहते थे, उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट केसीआर के विरुद्ध पड़ा है, और वो जो एक अल्पसंख्यक वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री की कैंपेन का आप कह रहे हैं फायदा कांग्रेस को होगा, कांग्रेस को उसका फायदा हो रहा है, जिसके वजह से देखिए कि 2-3 सीटें तो अभी जीतती हुई दिख रही है इस रीजन में, लेकिन आने वाले में देखेंगे हो सकता है कांग्रेस थोड़ा और बेहतर पोजीशन में इस रीजन, अगले रीजन पर हम आते हैं तब हम देखेंगे। आपने क्योंकि बात की कि तेलंगाना में फ्री बी पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो मैं आपको बताता हूं केसीआर साहब क्या क्या देते हैं अपने राज्य को सरकार के माध्यम से और क्या क्या देने का वादा कर रहे हैं। जो नई स्कीम्स वो कह रहे हैं हम लाएंगे, उसमें 5 लाख रुपए का कवर जो 93 लाख लोगों को मिलेगा। इसके अलावा केसीआर आरोग्य रक्षा ये किस्म की हेल्थ स्कीम होगी, 15 लाख रुपए इसमें सबको मिलेगा। 400 रुपए का सिलेंडर सबको मिलेगा। 3000 रुपए जो है सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत हर महिला को देने की बात की जा रही है। इसके अलावा बीपीएल फैमिलीज के लिए अन्नपूर्णा स्कीम है, अनाथ बच्चों के लिए अलग स्कीम है। इसके अलावा 1 लाख रुपए और 2 BHK यूनिट्स हैदराबाद में दिए जाएंगे, उसकी एक स्कीम निकाली गई है। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जिसमें 6000 रुपया दिया जाता है किसानों को साल का, वो ऑलरेडी 10,000 रुपया दे रहे हैं वहां पर।
मतलब सेंटर का तो अलग है, जो है वो अपनी तरफ से 10,000 रुपया देते हैं किसानों को साल में, और उसको बढ़ा करके 16,000 रुपया वो करने वाले हैं। तो ये उनकी वो स्कीम्स हैं जो बड़ी पॉपुलर स्कीम्स हैं, और इसीलिए माना जाता है कि केसीआर को हिला पाना वहां पर बहुत मुश्किल काम होगा। कोई भी पार्टी उनको चुनौती देती है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने तो वो, मैं कहूं, आपने जो वो एजिटेशन कॉल जो चल रहा था तेलंगाना का, उस फेस से अगर आप रिकॉल करें आज, तेलंगाना के लिए केसीआर के मायने क्या हैं और क्या वो आज इन 8-10 वर्षों में कुछ बदला है? देखिए, 2009 में जो एजिटेशन हुआ उसमें साफ है कि केसीआर ने अपने आप को इस तरह से वहाँ पर जमा लिया कि वही जो हैं उन्होंने ही तेलंगाना बनाया है और उन्हीं के कारण तेलंगाना बना है, जिसका फ़ायदा उनको 2 पिछले चुनावों में हुआ है। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनके प्रति सेंटिमेंट है और उनके प्रति लोगों का रुझान है। लेकिन 2 टर्म उनके हुए हैं। 2 टर्म के बाद अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें, अगर हम लोकसभा चुनावों को देखें, तो बीजेपी ने बढ़त हासिल, 4 उनको सीटें मिली 2019 में। उसके बाद अगर हम देखें बाई इलेक्शंस देखें तो बीजेपी ने अच्छा किया बाई इलेक्शंस में। और उससे आगे अगर हम जाएं तो हम, जैसे कि मेरे सहयोगी भी बोल रहे थे कि जो ग्रेटर हैदराबाद का इलाका है उसमें जितने भी म्यूनसिपल इलेक्शन हुए या बाकी हुए उसमें भी बीजेपी ने अच्छा किया। लेकिन बीजेपी का प्लॉट तब चला गया जब बंदी संजय कुमार और इटाला राजेंद्र, जो कि जो है तेलंगाना मतलब केसीआर की पार्टी से आए थे, और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि, और जो बाकी भी बाहर की पार्टियों से बीजेपी में आए थे, वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां पे उनको अध्यक्ष बदलना पड़ा बीजेपी को, और वो प्लॉट जो है बीजेपी का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अब बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी लगती है वो बड़ी अजीब स्ट्रैटेजी है। वो ये स्ट्रैटेजी है कि हम जो है हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की आसपास की सीटों पर जो है पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर हम नहीं बनेंगे तो हम कांग्रेस को भी नहीं बनने देंगे। तो ये अजीब सी स्ट्रैटेजी लेके बीजेपी जो है वो तेलंगाना के चुनावों में, मतलब बीजेपी चाहेगी कि हर सूरत में हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो केसीआर मुख्यमंत्री बने रहे, कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रैटेजी उनकी दिखाई देती है। चलिए।